नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ही यूएस का दौरा समाप्त किया है। समिट ऑफ द फ्यूचर में वहाँ यूएन महासभा में सबको संबोधित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जब हम बात कर रहे हैं और इस दौरे का विश्लेषण अगर हम करने जाएं विश्लेषण में, तो बड़ी बात यह है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन इनवाइट किया है, न्योता दिया है। ब्रजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैनेजिंग एडिटर JKLHH और एडिटर कन्वर्जेंस नेटवर्क 18। तो ब्रजेश, अलग अलग मायने में इसका हम विश्लेषण आज कर सकते हैं प्रधानमंत्री का ये यूएस दौरा, और ख़ासकर तब जब लोकसभा चुनाव में लोकली ये परसीव किया जाता है कि उनकी साख थोड़ी कम हो गई है, पावरफुल नहीं रहे, उतने टॉल लीडर नहीं रहे। लेकिन विश्व पटल पर और यूएस में इस दौरे को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि भारत की छवि और ज़्यादा निखर गई है, उभर गई है और प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व बढ़ गया है, या आपको लगता है कि ग्लोबल स्तर पर भी जो लोकल लोकसभा इलेक्शंस के हैं, भारतीय इलेक्शंस के, उसका असर उनको दिख रहा है वहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के दौरे की, अगर ख़ासतौर पर अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो और वो भी उसका दौरा अमेरिका का हो, तो उसकी सफलता का पैमाना ये हो सकता है कि ग्लोबल कम्युनिटी उस दौरे को कैसे ले रही है, उस दौरे से भारत और जो भारतीय समुदाय है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उस पर उसका क्या असर पड़ता है। तीसरा, देश के नेतृत्व के तौर पर आपको दुनिया कैसे देखती है। ध्यान रखें कि एक समय भारत जो है पूरी दुनिया के सामने जाता था अपने झगड़े को सुलझाने के लिए। जी, याद करें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और उसके तुरंत 15 अगस्त की बात है और आप अक्टूबर का महीना, जिसमें कि पाकिस्तान ने कबायलियों के सहारे पहला अटैक किया कश्मीर के ऊपर। जी, और हम लोग जो है उस मसले को, जो कि आपने अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का नाम लिया, वहाँ लेकर गए। और उसके बाद से अगले, आप कह सकते हैं कि अगले 6 दशक तक वह मसला जो है वह फुटबॉल की तरह वह उछलता रहा। दुनिया की वो महाशक्तियाँ जो कि भारत के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, भारत को दबाने के लिए अक्सर उसको यूज़ करती थी बनिस्बत की उसको सुलझाने के लिए जाए। और एग्रेसर जो था पाकिस्तान, उसको एक तरह से विक्टिम के तौर पर दुनिया ने ट्रीट किया और भारत को ही खलनायक बना दिया। वहाँ से अगर आप आज की स्थिति देखें, जिसमें आपने अभी जी, ज़ेलेंस्की की बात की, और अगर रूस और यूक्रेन के बीच अगर शांति स्थापित होनी है, तो उसमें भारत और भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का रोल क्या दुनिया देख रही है, और उससे भी बड़ी बात वह रिलेटेड पार्टी कैसे देख रही है, ये उसका रिफ्लेक्शन है जो ज़ेलेंस्की का बयान है। इसके अलावा आप देखें, मुझे लगता है कि दुनिया के 4 प्रमुख देश, क्वाड जिसकी रचना हुई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत खुद, जब क्वाड की बैठक हो रही थी, उसके अंदर जो बाइडेन से जो सवाल पूछा गया, ख़ासतौर पर कि नवंबर के बाद इसका क्या होगा, और बाइडेन, आप ध्यान रखें कि अगर आप कंपेयर करने जाएं ट्रंप के से, तो शायद उस तरह की केमिस्ट्री नहीं रही होगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाइडेन की, जिस तरह की ट्रंप के साथ होती थी, या जैसा लोग मानते थे। जी। बावजूद इसके बाइडेन ने खुलेआम ये स्वीकार किया और बाकायदा नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए जो है ये कहा कि यह जो है इस व्यक्ति पर निर्भर करता है, इन पर निर्भर करता है। तो इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका, जो कि एकमात्र सुपर पावर है आज के दौर में, अगर वो भी भारत की इतनी बड़ी भूमिका देखता हो, और यही नहीं, आप जापान को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जी, सबने यह बहुत जोर देकर कहा कि इंडियन ओशन में, यानी हिंद महासागर में, भारत का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, और क्वाड की सफलता के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करेगा तो भारत करेगा, और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ग्लोबल अप्रूवल जो है वह पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के फेवर में है। जो आपने कहा कि क्या जो 3rd टाइम इलेक्शन विक्ट्री हुई, और वो शायद उतनी मजबूत नहीं थी जैसा कि कई लोग
कह रहे थे कि अरे नहीं जी, कहाँ आप 400 पार की बात कर रहे थे और कहाँ आप अपने बूते सरकार नहीं बना पाए। ये बात अलग कि एनडीए ने सरकार जरूर बनाई और वो एक प्री पोल अलायंस था। दूसरा, भारत की आज़ादी के बाद की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप देखें, खासतौर पे पोल की हिस्ट्री देखें, तो उसमें भी कोई व्यक्ति लगातार 3 बार सरकार बनाने में सफल रहा हो, और वो भी उस दौर में जबकि किसी एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं रहा हो। कांग्रेस को एक इनिशियल बेनिफिट था पहले 25-30 साल तक, जब उसके सामने कोई राइवल नहीं थी। ऐसे माहौल में इस तरह का परफॉर्मेंस, भले आलोचक कुछ भी कहें, अपने आप में वो एक रिकॉर्ड है, और मुझे लगता है कि दुनिया उसको उसी तरीके से देखती है, उतना ही मजबूत देखती है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, जो कि उनके अमेरिका के इस दौरे से साबित हुआ। तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, और भारत की साख पीएम नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है वो अभी भी बना हुआ है, उनका जो रिस्पेक्ट है। लेकिन अलग अलग मायने पे अगर आपने क्वाड की बात की, क्वाड की पहल भारत ने की, उसको एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक की तरह कहा गया, और कहा जा रहा है कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में और इस इलाके में भारत की भूमिका सबसे प्रचंड है, सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समुद्री तट भी भारत का ही है, और तीनों महासागर भारत को कहीं ना कहीं छूते हैं इस रीजन के अंदर अगर आप देखें। पर इससे भारत को फ़ायदा क्या है? क्योंकि सभी नेताओं ने ये तो कह दिया कि भाई हम एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, हम मानवीय उन्नति के लिए हम जो कुछ करना चाहते हैं हम करेंगे, कैंसर पे काम करेंगे, रिसर्च पे काम करेंगे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी डायमेंशन से दूर रहेंगे, उसके लिए ऑकस है, भारत उससे अलग है। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा इस क्वाड से? और कहीं कहीं बार बार ये कहने की कोशिश की गई है कि चीन को क्वाड से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मिलिट्री फ्रंट नहीं है। ये क्यों बार बार कहा जा रहा है? मुझे लगता है कि अगर कूटनीति को हम सभी लोग समझते हैं तो हर चीज़ कहा के हो ज़रूरी नहीं है। कूटनीति सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, ऑप्टिक्स का उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कभी कहते नहीं हैं लेकिन करते हैं। आप मुझे लगता है कि इसको समझने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि अभी इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने जो पूरा का पूरा ऑपरेशन किया, कितनी चीज़ों के लिए इजराइल ने क्लेम किया कि हमने वो किया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, समझती है। तो क्वाड जो है चीन के सामने स्ट्रेटजिक अलायंस है या नहीं, इसको खोल कर कहने की जगह यह समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो है या नहीं। आप और ख़ासतौर पर अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें, उनकी पॉलिटिक्स को देखें पिछले 20-25 साल की, जब से खासतौर पर जब से उन्होंने गवर्नेंस संभाला, चाहे बिहार के गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2001 में या फिर उसके बाद से 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हर चीज़ कहते नहीं हैं। दुनिया में भी डिप्लोमेसी में ये दस्तूर है कि हर चीज़ कही नहीं जाती है, लेकिन आप उस खतरे को महसूस करते हैं और फिर आप उसके लिए काउंटर बैलेंस इक्वेशन तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है कि वह इक्वेशन बना है, मजबूत है। अब यह है कि भाई भारत को इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप अक्साई चीन जैसे हालात को एक्सेप्ट करें और उसमें आप बड़ी बेशर्मी से ये कह दें कि भाई वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर दूसरा ये हो कि कोई देश जो कि अपने नेकेड एम्बिशन के साथ किसी भी कीमत पर येन केन प्रकारेण कुछ हड़पना चाहता है, कुछ कब्जा करना चाहता है, उसको आप अपनी पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश करें। आप ध्यान रखें कि चाहे लद्दाख की तरफ रहा हो, चाहे आप सिक्किम की तरफ रहा हो, आप वहाँ पर जो हमारे बॉर्डर हैं चाइना के साथ लगते हुए, भारत ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह मजबूती दिखाई है। तो मुझे नहीं लगता कि क्वाड में भारत कहीं ऐसा तो नहीं बलि का बकरा बन रहा हो, यह सोच रखने की जरूरत है। भारत उस रियलिटी को फेस करने की कोशिश कर रहा है, उससे भाग नहीं रहा। लेकिन देखिए, इसमें अगर मैं बस थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि चीन में वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स की वार्ता हुई, उनकी भेंट हुई, तो चीन के एम्बेसडर ने कहा बहुत ही अच्छी वार्ता हुई, क्योंकि दोनों पक्षों ने इतना तो क्लियर कर लिया कि एक दूसरे के एडवर्सरी नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के पूरक बनेंगे, एक दूसरे के साथी बनेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। और वहीं जयशंकर जी ने कह दिया कि नहीं भाई, ये तो टेंशन है, जब तक बॉर्डर सुलझेगा नहीं, जब तक ये सबसे लंबा बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन के साथ है वो सुलझेगा नहीं और करेक्ट बाउंड्रीज नहीं मार्क होंगी, तब तक तो कभी बात बन नहीं सकती। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग आलोचक हैं कि प्रधानमंत्री गले तो सबसे मिल लेते हैं, लेकिन भारतीय विदेश नीति उनकी टाइट नहीं। मतलब टाइट होने से हमारा आशय क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत
ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर 2014 से पहले जिस कंडीशन में था उससे और मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का जो कड़ा से कड़ा आलोचक भी होगा वो भी ये कहेगा कि भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर कमज़ोर हुई है, मजबूत हुई है, पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है। आपने ग्लोबल एजेंडा सेटिंग की है। आप याद करें, हम प्रधानमंत्री के सबसे ताज़ा अमेरिकी दौरे की बात कर रहे हैं, आप पहला दौरा याद करिए ना, सितंबर 2014, जब उन्होंने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री UNGA को एड्रेस किया था और उसमें भारत ने एजेंडा सेट किया। और आप ध्यान रखिए कि वो सांस्कृतिक कूटनीति का या जो भारत की परंपरा जिससे जुड़ी हुई है उसका बहुत बड़ा प्रतीक था। योग दिवस को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश करने का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, और एक रिकॉर्ड सपोर्ट के साथ सबसे कम समय में वह एजेंडा भारत अप्रूव करवाने में कामयाब रहा। आप ग्लोबल साउथ की बात कर लीजिए, जो एक एजेंडा सेटिंग का जो काम है वह भारत लगातार कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, वह किसी का पिछलग्गू नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि उस तरह की चीज़ जिससे कि आपको कोई कामयाबी न मिले वो न करें तो बेहतर। आप कहेंगे कि भारत एक समय नॉन अलाइंड कंट्री यानी जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनका अगुवा हुआ करता था, लेकिन आपको रियलिटी चेक भी करना चाहिए। आपने चीन की भी बात की। 1962 में जब चीन ने हमारे नेफा के अंदर घुसपैठ की या फिर लद्दाख की तरफ घुसपैठ की, इन नाम कंट्रीज़ में जो गुटनिरपेक्ष देशों का जो पूरा समूह था उसमें एक देश ऐसा नहीं था जो कि भारत के सपोर्ट में आया, बल्कि जिस कैपिटलिस्ट सिस्टम से हम दूर रहने की बात करते थे कि नहीं जी हम न तो इधर के हैं न उधर के हैं, वह अमेरिका वह ब्रिटेन आपके लिए आकर खड़े हुए। और अगर उन्होंने वो पोस्चरिंग नहीं की होती तो जो हम चाइना को क्रेडिट देते हैं कि भाई उसको मन हुआ वो आया घुसा आपकी पिटाई की और फिर वापस लौट गया, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। चीन को अंदाजा चल गया था कि अब अगर हम खींचेंगे तो फिर ये पूरा जो है सो गेम पलट सकता है, पासा पलट सकता है, इसलिए उसने विड्रॉ किया। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आप आलोचना के लिए आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि भाई नहीं मोदी गले तो मिल लेते हैं लेकिन उनकी विदेश नीति सफल नहीं रही, लेकिन अगर आप इस प्रिज्म में देखें, आपने कभी कल्पना की थी कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हो और भारत से मध्यस्थता की बात की जाए? देखिए एक बात, सबसे बड़ी बात आपने जो अभी रूस और यूक्रेन की बात की कि दुनिया में एक ही नेता है जो ज़ेलेंस्की से भी गले मिल सकता है और व्लादिमीर पुतिन से भी गले मिल सकता है। मॉस्को और कीव दोनों जगह उनका वैसा ही स्वागत होता है। दुनिया भर में एक ही नेता है, वो PM मोदी है। लेकिन PM मोदी ने अभी भी UN महासभा में खड़े होकर समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए शॉर्ट शार्प स्पीच थी, पर उन्होंने कहा कि दुनिया के उत्थान के लिए और अगर ग्लोबल साउथ के देशों के उत्थान के लिए सारी बड़ी ग्लोबल मल्टीलैटरल बॉडीज़ का रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, खासकर यूनाइटेड नेशंस का। तो UN रिफॉर्म्स की बात तो PM काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि परमानेंट सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी भी बैटिंग भारत की काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग भारत कर रहा है, लेकिन वहाँ हमें सक्सेस मिलता हुआ नहीं दिख रहा। तो उसको आप कैसे देखेंगे कि बार बार PM एक बात कहते हैं तो सब लोग हामी तो भरते पर करता कोई कुछ नहीं है? देखिए आज का जो भारत है ना, जिस कंडीशन में पहुँच चुका है उसमें जो दुनिया के जो एग्जिस्टिंग बड़े पावर हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, उनको भारत से भय भी है कि अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता और अगर हमने उसको सीट दे दी UN सिक्योरिटी काउंसिल में तो फिर भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन आप भारत के क्लेम को कब तक ठुकरा सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तीसरी बनने की कगार पर है, इतना बड़ा टैलेंट पूल है। आप कैसे उस भारत को, आप उसके क्लेम को लंबे समय तक डिनाई कर सकते हैं? और आप इस बात का ध्यान रखें कि भारत जो है, भारत को तो 1950 में यही दुनिया आपको सिक्योरिटी काउंसिल में आपको जगह दे रही थी। हमने चीन को दे दिया। आपने जो है वह जो कहते हैं ना फालतू की दरिया दिली दिखाते हो उस देश को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया, जिसने कि डे 1 से जैसे ही सुरक्षा परिषद में उसने अपने लिए जगह बनाई, हम लोग चीन की बात कर रहे हैं, और उस दिन से उसने आपके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। तो दुनिया तो आपको 1950 में ये मान रही थी। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो आज का चीन है उस चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं मिली थी। जो ताइवान है उसको जगह मिली थी चूंकि वह रिकग्नाइज कंट्री थी इवेंट के हिसाब से। लेकिन ये हम लोगों के अपने पाप हैं, हमारे जो पास्ट के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके अपने पाप हैं, जिसकी वजह से हमने वो भी चेंज करवाया। तो मुझे लगता है कि दुनिया अगर हमें आज से आप सोचिए 70 साल पहले ये मान रही थी कि हम इसके लिए अधिकारी हैं, जबकि भारत जो है गरीब निर्धन विकासशील देशों की कतार में काफ़ी पीछे खड़ा था। आज तो भारत
विकसित देशों की कतार में खड़ा होने के लिए बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जो इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर उसकी बात सुनी जा रही है, वो ग्लोबल एजेंडा सेटिंग कर रहा है। और मैंने कहा कि आपने ग्लोबल साउथ की बात की, मैं तो कहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री की जो तमाम जो टेक कंपनीज के जी, मैं जो उसी पे आने वाला था अगला। सीईओ से मुलाकात हुई, उसमें जो उन्होंने एजेंडा सेटिंग की, मुझे तो लगता है कि उसको उतनी चर्चा उसकी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। चलिए चर्चा करते हैं। मेरा तो अगला विषय इसी दौरे पर लेकर के मैं धीरे धीरे एक एक करके टिक कर रहा था। तो अगला तो यही था कि जो इंडस्ट्री से फीडबैक आया, एक तो जो व्यवहार, मैं 2015 में जब गया था UNGA 70 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के कैंपस गए थे, तब भारत सबको कह रहा था आओ मेक इन इंडिया आओ। अब जो है सब कतार लगा के खड़े हैं कि आओ मिलो हमसे, कि हमको भारत आना है और हमको हमारे ऑपरेशंस बड़े करने हैं। एप्पल की स्टोरी अपने आप में एक स्टोरी है, पर सबसे बड़ी बात ये जो बिग टेक के साथ जो इनकी मीटिंग थी CEOs की, और ख़ासकर फोकस जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे था, ये कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, एक मैन्युफैक्चरिंग पर। सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो अगली पीढ़ी है उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और क्या आपको हाव भाव दिखे किस तरह से जो उनकी वाणी थी, जो CEOs ने कहा, वो इतनी जल्दी इतने चैरिटेबल नहीं होते हैं हर नेता के लिए। तो जो उन्होंने PM के लिए कहा वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसके पीछे 3 कारण हैं। आप याद करिए, जब कोविड का दौर था उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि इसको हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि कोविड के दौर में चीन जो है पूरी दुनिया के लिए खलनायक बनकर उभरा, जिसने कि अपने यहाँ से कोविड को पूरी दुनिया में फैलाया। फिर जब मदद करने की बारी आई, जब तमाम सप्लाई, चूँकि अब मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो मोटे तौर पे चीन के पास थी, उसने हाथ झाड़ लिया। उल्टे भारत ने ग्लोबल लीडरशिप दिखाई। आप पूरी वैक्सीन मैत्री के प्रोग्राम को याद करें। जब इस दौरे में प्राइम मिनिस्टर ने जब सारे टेक जायंट से बात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की, उनके CEO से बात की, तो उन्होंने किस चीज़ की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण ढंग से की? 2-3 चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि भारत आपको क्यों इतना अट्रैक्टिव पैकेज देखना के तौर पे आपको दिखना चाहिए। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया का बड़ा बाजार है, और तीसरा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, इन 3 का कॉम्बिनेशन आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी जनसंख्या और डेमोक्रेसी, तो इसको आप इनकैश करिए। और चूंकि जो है हमने पिछले कुछ वर्षों में लगातार मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए, वह धरातल पर जड़ जमा सके, उसके लिए अपनी सारी पॉलिसीज को सिनर्जाइज किया है, तो उसका फायदा मिल रहा है। दूसरा यह है कि जो ग्लोबल टेक लीडरशिप है, उनको भी लग रहा है कि भारत का जो मौजूदा नेतृत्व है वो अपनी प्रायोरिटीज के बारे में बड़ा क्लियर है। और जब प्रधानमंत्री ने खासतौर पे जब उनसे बात की, उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई। आजकल हर आदमी AI की चर्चा कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब प्रधानमंत्री ने AI के मुद्दे पर जब बात की, और दुनिया की बड़ी उन कंपनियों से जो कि AI पर काम कर रही हैं सबसे ज़्यादा, कि AI का अल्टीमेट एम जो है वह मानवता का कल्याण होना चाहिए, वह कहीं से भी जो है ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको और बेहतर करने वाला होना चाहिए। एक जो बड़ा खतरा जो सब लोग कहते हैं कि भाई AI अगर और फैलेगा तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी जी, उससे जो है ह्यूमन के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा होगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने एक एजेंडा सेटिंग करने की कोशिश की है कि नहीं जी, अगर ये चीज़ अगर इवॉल्व हो रही है AI नाम की, तो ये भी एक सकारात्मक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी नोटिस सबने ली जी। आप एप्पल से लेकर एनवीडिया से लेकर तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके CEOs के कमेंट्स को अगर आपने सुना, उनके 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थे। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर पूरी तैयारी करके आते हैं, दूसरा ये है कि विजनरी हैं, तीसरा ये है कि इंटेंट है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं भारत में इन सभी कंपनियों को, तो उसके साथ वो रोड मैप भी लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड हैं। जब वो बात करते हैं किसी भी विषय पर, तो उनकी पूरी तैयारी दिखती है, और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है इसको बहुत पॉजिटिवली लेता है। सदन के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और फिर एक नेता प्रतिपक्ष भी हाल फिलहाल में गए थे। तो दोनों की ट्रिप को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी जन समुदाय से मिले थे, ये भी जन समुदाय से मिले हैं, वो भी एक विजन लेके गए थे और ये भी एक विजन लेके गए हैं, वो भी एक नैरेटिव लेके गए थे, ये भी एक नैरेटिव लेके गए हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि
देश के लिए क्या अच्छा है और देश के लिए कौन अच्छा कर रहा है। एक तरफ वो नैरेटिव जिसमें कि भारत तमाम जो बड़े महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं उसका समाधान ही नहीं करना, बल्कि उसमें लीडरशिप लेने की तैयारी के साथ दिखता है, जिससे कि पूरी दुनिया आसान्वित है। दूसरा दृष्टिकोण वो है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत में सब कुछ गड़बड़ है। और मैं मानता हूँ कि जो कमेंट सबसे खतरनाक था, आपने जिन लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम लिया, वो ये कहना कि भारत में सिख समुदाय के लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी बहुत आज़ादी के साथ नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई गलत बयानी हो सकती है। और वो भी वो एक हिंदुस्तानी सिख को पॉइंट करके उन्होंने ऐसा बोला वहाँ। जी हाँ, और जिसका कि लगे हाथों खंडन भी उन्हीं लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है आप वोट के लिए आप देश के अंदर करें, लेकिन आज जब आप दुनिया के मंच पर हैं तो फिर आप भारत की आवाज़ बनकर जाते हैं। और यह जो ट्रेडिशन रहा है, आप ये भी ध्यान रखें कि पहले जो कई सारे डेलीगेशन, सरकारी डेलीगेशन जो जाते थे, अपोजिशन के लोग जाते थे उन डेलीगेशंस में, और वो भारत को जित मजबूती के साथ डिफेंड करते थे। आप कैसे बोल सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी भी गई थी। जी हाँ, तो हमारे यहाँ तो इस तरह का ट्रेडिशन रहा है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ आप चूंकि जमकर लड़ नहीं पा रहे हैं देश के अंदर, या फिर आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, इस बेचैनी में आप विश्व पटल पर जाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता है कि यह कोई बहुत स्वस्थ परंपरा है और ये देश उसको कोई बहुत अच्छे ढंग से लेता है। देखिए, लेकिन अंत समय थोड़ा अल्प है, तो इसीलिए मैं जानना चाहूँगा, ओवरऑल अगर आप समीकरण करें, समीक्षा करें, ये जो ट्रिप था, कई लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे थे, क्योंकि नवंबर के बाद सत्ता पलटेगी तो क्या होगा, मोदी का वहाँ पर किस तरह से स्वागत होता है, पाकिस्तान क्या कहता है, चीन क्या कहता है, कि बांग्लादेश के नेता से भी मिले, मालदीव्स के नेता से भी मिले, नेपाल के नेता से भी मिले, सबसे बातचीत होगी, मुलाकात होगी। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है अभी करंटली, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी गिद्ध मंडरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मंडरा रहे हैं। ऐसे में भारत अगर विकसित होना चाहता है तो उसका सुरक्षित होना भी आवश्यक है। कहीं ना कहीं क्या उसकी भी तैयारी इस दौर में हुई है, इस दौर में? कैसे नहीं हुई है? मतलब अगर आप देखें, अभी हम लोग क्वाड का नाम इतने ज़ोर शोर से ले रहे थे, उस पर हम लोगों ने चर्चा भी की। आपने आसपास जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के हालात का जिक्र किया। जाहिर है भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकता जी। आपको खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक जो सबसे बड़ी खासियत रही कि उन्होंने डिफेंस के मामले में स्वावलंबन को बढ़ावा दिया। मेक इन इंडिया का अगर इम्पैक्ट कहीं सबसे ज़्यादा दिखता है तो वहाँ दिखता है। डिफेंस ये पहली बार हो रहा है जबकि भारत से इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए जा रहे हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टैक्टिकल शिफ्ट है, चेंज है। दूसरी बात, आपने चूँकि पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, तो आप याद करें आज से 10 साल पहले हम लोग पाकिस्तान से शांति की गुहार करते थे, कहते थे कि भाई LOC पर तुम तूफ़ान मत करो, हम जो है सो ये CBMs जो करने जा रहे हैं, इसकी वजह से शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएं। मोदी की डिप्लोमेसी की जो आपने कहा कि मोदी ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कुछ हासिल किया या नहीं किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इतना इरेलेवेंट बना दिया कि मुझे नहीं लगता कि उसकी चर्चा भी होती है भारत की जब बात होती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। अदरवाइज पहले क्या होता था कि जब भी भारत की बात होती थी, पाकिस्तान को उसके बराबरी का दर्जा दिया जाता था। और ये हालात कैसे बदले हैं, ये भारत में किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पाकिस्तान में सुन लीजिए लोगों की बात, वो खुद आपको बता देंगे कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत ने अपनी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच पर कितनी सुदृढ़ कर रखी है। जी बिल्कुल। और चीन के साथ हमारी बराबरी आज होती है। कभी पाकिस्तान हमें अपनी बराबर समझता था, आज हम चीन के बराबर हैं और पाकिस्तान कंगालिया बना हुआ है। ब्रजेश जी, समय अल्प था, लेकिन इस पर चर्चा आगे और करेंगे, विश्लेषण और करेंगे कि वापस आने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। और ये पीस समिट जो बुलाया गया है, अगर ये शांति वार्ता करा देते हैं इन दो देशों के बीच में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत के लिए भी। पर वो रखेंगे अगली बार के लिए। फिलहाल के लिए नमस्ते, नमस्कार।